नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर का विषय रहेगा निर्गुण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा तथा प्रमुख निर्गुण सूफी कवि। निर्गुण काव्यधारा तथा सूफी काव्यधारा के विषय में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। आज हम प्रमुख निर्गुण सूफी कवि के विषय में चर्चा करेंगे। निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य शाखा भी कहते हैं और प्रेमाश्रय शाखा सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा से क्या अभिप्राय है? सूफी काव्य या निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा से अभिप्राय उस काव्य से है जो सूफी मत से प्रभावित अधिकांशतः मुसलमान जाति के कवियों ने हिंदू परिवारों व समाज की प्रचलित प्रेम कहानियों को आधार बनाकर लिखा। प्रमुख निर्गुण सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी माना गया है। जायसी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद है, लेकिन उन्होंने इस विषय में स्वयं कहा है। जायस नगर मोर अस्थानु, नगरक गांव आदि उद्यानु, तहाँ दे वस दस पहुने आइए, भाव वैराग बहुत सुख पायु। अतः कहा जा सकता है कि जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। वे जमींदार और किसान थे। कहा जाता है कि बचपन में एक हादसे के कारण ये अपनी एक आंख खो बैठे थे। जायसी के 7 पुत्र थे जो कि एक दुर्घटना में चल बसे थे। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और ये सूफी संत बन गए। हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रय धारा के महान कवि हैं। जायसी अमेठी के राजा राम सिंह द्वारा संरक्षण प्राप्त थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित उनका महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की है। पद्मावत की रचना कब की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंहल द्वीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह व विवाह के पश्चात के जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। कथा वस्तु 2 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग में रतन सेन व पद्मावती के विवाह की चर्चा है। द्वितीय भाग में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की चर्चा है। डॉक्टर हरदेव बहारी की मान्यता है कि पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रतन शेखर कथा का प्रभाव है। यह अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। यह एक रूपक काव्य है। इसके सभी पात्र प्रतीक रूप है। रतन सेन में साधक या जीवात्मा का स्वरूप दिखाई जाता है। पद्मावती ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान या बुद्धि है तथा चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाला तोता गुरु है। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है। राघव चेतन शैतान व अलाउद्दीन माया है। रतन सेन किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। पद्मावती ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। चैतन्य परमात्मा का प्रतीक है और जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है और नागमती संसार के जंजाल का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी के ग्रंथों में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा प्रमुख है।
आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी प्रेम, प्रणयानुभूति और तसव्वुफ मतलब आध्यात्मिकता के रचनाकार है। आचार्य शुक्ल ने सूर तथा तुलसी के साथ अपनी त्रिवेणी में इन्हें स्थान देकर कालजयी रचनाकार की संज्ञा दी। उन्होंने माना कि पद्मावत में नागमती वियोग वर्णन श्रृंगार साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही ने यह स्वीकार किया कि जायसी एक लौकिक रचनाकार रहे जिन्होंने लोक संवेदनाओं को विशेष वरीयता दी। सूफी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अन्य कवि है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में की। कब की है मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना? 1379 ईस्वी में। चंदायन प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा माना है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मता पूर्वक विचार करते हुए इसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया है। इसमें नायक का नाम लोर तथा नायिका का नाम चंदा है। दोनों का उन्मुक्त प्रेम इसमें प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दर्शन में ही दोनों के बीच प्रेम की उत्पत्ति तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना, नाग द्वारा नायिका को डस लेना तथा गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना बड़ा ही रोचक वर्णन है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। किस भाषा में लिखा गया है? मुल्ला दाऊद की चंदायन अवधी भाषा में। इसकी शैली कड़वक है। इस शैली में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा है। यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का अनुसरण करने वाला ग्रंथ है। इसमें सूफी काव्य की मसनवी शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शैली का प्रयोग हुआ इसमें? कड़वक शैली का। मुल्ला दाऊद प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता माने जाते हैं। मुल्ला दाऊद प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता माने जाते हैं। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है उनके अनुसार मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी कवि है। किसने माना है मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? कुतुबन को। कुतुबन ने किसकी रचना की है? कुतुबन की मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। किसके शिष्य थे? शेख बुरहान के। इनका समय 16वीं शताब्दी का मध्य भाग था। मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की। कब की है मृगावती की रचना? 1503 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली किसकी रचना है? असाइद की, उसे प्रथम रचना माना है। इस ग्रंथ की परिणति शांत रस में है क्योंकि नायक मर जाता है, वह रानियां सती हो जाती है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भी कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। वह मंझन जायसी के परवर्ती कवि थे। मधुमालती की रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में की। मंझन की रचना है मधुमालती, जिसकी रचना मंझन ने 1545 ईस्वी में की। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। नायक का नाम मनोहर व नायिका मधुमालती है। मनोहर नायिका मधुमालती को एकनिष्ठ प्रेम करता है। वह एक ओर तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्ट सहता है तथा दूसरी ओर वह महासुंदरी प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है।
सामान्यतः प्रेमाख्यान को में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया जाता है, परंतु यह प्रेमाख्यानक इसका अपवाद है। प्रेमाख्यानों की परंपरागत रूढ़ियों में से नायक का योगी होकर घर से निकलना, किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाना, माँ के शाप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने आदि का निर्वाह इसमें मिलता है। कवि का मूल उद्देश्य प्रेम के उच्च व उदात्त स्वरूप को प्रकट करना है और इसमें वह सफल भी हो जाता है। काव्य की भाषा अवधि तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।